अगला हमारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है जी। चैप्टर इंपॉर्टेंट क्या है, नाम है इसका थर्मोडायनेमिक्स। क्या नाम है जिसका? थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री अलग से पार्ट है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स, पहली बात थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या है, इतना क्लियर हो जाए तो बाद में बात होगी। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मो वर्ड, थर्मो इज टाइप ऑफ, है ना, मतलब डायनामिक्स मतलब मूवमेंट। यू विल नॉट, मतलब थर्मो यहाँ पे हम मान लो थर्मो मतलब थर्मो वर्ड यूज किया है टेम्परेचर की वजह से ना, तो मतलब एनर्जी कंटेंट, एनर्जी इन मोशन, एनर्जी इन, एनर्जी मूव कर रही है, मतलब एनर्जी मूव करे क्या होएगी, या तो अंदर जाएगी या तो बाहर आएगी, या तो सिस्टम के बाहर चलेगी या तो सिस्टम के अंदर आ गई, ठीक है जी। एनर्जी अंदर चलेगी या बाहर आ गई, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है एक फॉर्म एनर्जी की बाहर निकले तो बाहर जब वो सेम फॉर्म हो, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है उनके बीच में रिलेशंस पढ़ोगे किसमें, इट डील्स विद रिलेशंस इन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। बड़ी तरह की एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये वो, ठीक है, जो भी बड़ी तरह की एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशन एनर्जी, ठीक है, बड़ा कुछ एनर्जी। रोटेशन मतलब रोटेशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है, वाइब्रेशन वाइब्रेशन की वजह से जो एनर्जी आ रही है, ट्रांसलेशनल मतलब लीनियर मोशन जो होती है, ठीक है जी, उसकी वजह से जो एनर्जी आ रही है दैट इज ट्रांसलेशनल एनर्जी, ठीक है। अब डिफरेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे आपने क्या करा, पंखा ऑन करा, गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पंखा घूमने लग गया, ठीक है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है जी। कहता है हम इसमें पढ़ेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी और उनके बीच में रिलेशंस, हम वो कौन सी ब्रांच में पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, हीट क्या होता है, हीट क्या एनर्जी है, हीट और वर्क एनर्जी है कि नहीं है, वर्क एनर्जी है, हीट भी एनर्जी है, दोनों एनर्जी है। वर्क इज एनर्जी, हीट इज एनर्जी, नो, वर्क एनर्जी नहीं है, हीट एनर्जी नहीं है, वर्क एंड एनर्जी आर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ, जिससे आप एक चीज से दूसरी चीज के अंदर एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो। दो तरीकों से एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हो एक चीज से दूसरी चीज के अंदर। क्या हो, जब ये मान लो ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी है, इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में ले आओ, एनर्जी इधर सीधे ट्रांसफर करेगी, हीट कंटेंट, दैट इज मोड ऑफ ट्रांसफर, ठीक है जी। मैं इतनी बात ही पूछ ली हूँ। हीट और वर्क क्या है, समझ लगी, उन्होंने कहा एनर्जी, हीट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। क्या है, ठीक है ना, हीट अपने साथ एनर्जी लेके जा रही है, ट्रांसफर नहीं है, मोड ऑफ ट्रांसफर क्या होता है, जिसके ऊपर चढ़ के जाएंगे, एनर्जी चढ़ के जा रही है ना उसके ऊपर। अब मेरे को बात बताओ, दूसरा फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क भी है, कैसे, मान लो, देख लो, ये प्रेशर है, ये बाहर से प्रेशर लग रहा है, ठीक है जी, एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, यहाँ पे गैस है, ये एक्सपैंड कब करेगा, हीट नहीं करे, वैसे अगर एक्सपैंड कर जाए, है ना, ये प्रेशर इंटरनल प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से ज़्यादा हो तो ये एक्सपैंड करेगा, तो वर्क करेगा ये, वर्क, वर्क ऊपर से एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसके अगेंस्ट लग रहा है, ठीक है ना, जितनी ये फोर्स लग रही है, जितना प्रेशर ऊपर से लग रहा है उससे उसके बराबर होना चाहिए, उसके बराबर होगा तो ये यहाँ पे रहेगा, मूव नहीं करेगा, थोड़ा सा अगर ज़्यादा होगा फिर ये मूव करेगा, इट इज़ वर्किंग अगेंस्ट द एटमोस्फेरिक प्रेशर, वर्क करा। जब ये वर्क करेगा तो क्या होगा, इसकी, इस सिस्टम की एनर्जी कम हो जाएगी कि बढ़ जाएगी, ओ फटे मुंह, तुम काम करके तुम्हारी, तुम एनर्जेटिक फील करते हो पढ़ने के बाद, मुझे लगा कि वो फिर एनर्जी को तो ट्रांसपोर्ट वो अगर तुमने भाई काम कर दिया, तुम्हारी एनर्जी, नेट एनर्जी इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, तुम्हारी एनर्जी तो डिक्रीज हो गई ना, ये तुम हो गैस, तुमने काम किया, इसको उठाया है जोर से पिस्टन को,
जब खाओगे रोटियां पानी जो खाइए निकल गई, ठीक है, समझ लगी ना। तो ये क्या है, तो वर्क इज फॉर्म ऑफ मोड ऑफ एनर्जी, नॉट एनर्जी। समझ लगी, यूनिट सेम होने से कुछ नहीं होता, वर्क इज मोड ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन शायद तुमको कभी बीसी सर भी पूछ ले, हीट क्या होता है, एनर्जी क्या, हीट और वर्क क्या है, मोड ऑफ एनर्जी, नॉट एनर्जी। ट्रांसफर करने का तरीका, पैसे देने का तरीका, या तो पैसे मतलब किस फॉर्म में दो, कैश की फॉर्म में दे दो या एटीएम की फॉर्म में दे दो, ठीक है जी, ठीक है ना, ऑनलाइन, फोन पे, पेटीएम, ठीक है, समझ लगी। तो इट इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। बात क्लियर हो गई। हीट की फॉर्म में एनर्जी कब ट्रांसफर होगी, जब आप दो बॉडीज को, ऐसी दो बॉडीज को कांटेक्ट में लेके आते हो, जब हाँ देयर इज डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, ठीक है जी। वर्क तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वर्क बहुत टाइप का, इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है कि आपने कितना पोटेंशियल अप्लाई करा इनटू कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है जी। कितना पोटेंशियल अप्लाई करा, दैट इज फोर्स, ईएमएफ, ईएमएफ इनटू चार्ज, यही होता ना इलेक्ट्रिकल वर्क, ठीक है ना, समझ लग गई है। ऐसे ही अगर आपका मान लो आपने उठाया है, कोई पत्थर उठा लिया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये क्या होता है, कितना वर्क करा आपने, ये वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, एम इंटू जी, ये पत्थर है, उसका मास एम है, कितनी फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी, मास इंटू ग्रेविटेशन, क्योंकि ग्रेविटेशन नीचे की तरफ लगती है, ठीक, कितना काम करना पड़ा, जितनी फोर्स होगी और कितना डिस्टेंस आपने मूव करा, दिस इज योर फोर्स, दिस इज योर डिस्टेंस, यही होता है वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट टू बी मोर एक्यूरेट, ठीक है जी, एफ इंटू डी एस, ठीक है जी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, यही होता है ना, ठीक है। ये पढ़ा ना आपने फिजिक्स में कि नहीं, पढ़ा है, छोटा, मेरे को भी थोड़ी बहुत फिजिक्स इतनी खाती है, इससे ज़्यादा नहीं आती, ठीक है, क्योंकि बहुत साल हो गए। क्लियर है। सो वर्क इज मोड ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मोड ऑफ एनर्जी नहीं, मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। चलो फिर की कंसेप्ट हो गए, ठीक है जी। अब देखते हैं क्या क्या टर्म्स हैं कुछ, ये यहाँ पे, जब आई लव दिस बुक बिकॉज बहुत छोटी तरीके से उसने क्या दिया होता है, कंपाइल करके अपने को काम दिया हुआ है, ठीक है जी। थोड़ी सी अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मतलब ज़्यादा ही थ्योरी पढ़ने का शौक है तो ये इसमें कुछ थ्योरी अच्छी दी हुई है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे तो मेरे को बुक पसंद नहीं है, ठीक है, जैसे जीआरबी, ठीक है। अब देखो, थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद ऑल चेंजेस इन एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ऑल चेंजेस ऑफ एनर्जी एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी दैट कंपनी फिजिकल और थर्मोडायनेमिक्स में यही होगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ेंगे, उनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे और ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, यही होगा थर्मो एनर्जी इन मोशन है। थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स मतलब वो सिर्फ उसके साथ डील करेगी जो कि एनर्जी चेंज हो रही है ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस, इज द ब्रांच ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डील विद स्टडी ऑफ प्रोसेस इन विच केमिकल एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड, ठीक है जी। हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। is one of the branches of physical chemistry which deal with transport of heat either as a result of physical change or as a result of chemical change, ठीक है जी। जब देखो फिजिकल चेंज होता है तब भी हीट चेंज होता है कि नहीं होता, आइस जब पिघल गई लिक्विड वाटर बन गया तब भी हीट चेंज होता है कि नहीं, आइस 0 डिग्री पे होती है, वाटर भी पहले क्या होगा 0 डिग्री, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा, समझ लग गई है, क्लियर है। तो ये हो गया। उसके बाद अब देखो, अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप 2-3 पॉइंट पढ़ोगे कि कोई प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, व्हेन टू और मोर सब्सटेंस आर पुट टुगेदर दे विल रिएक्ट और नॉट, ठीक है जी, और उसके साथ क्या एनर्जी चेंज होएगा, ठीक है जी, व्हाट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी एट इक्विलिब्रियम, ठीक है जी, बात क्लियर होगी। ये बस ये इसके बारे में डील नहीं करता कितनी तेजी से कोई प्रोसेस, ये बता देगा प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, प्रोसेस इज फिजिबल और नॉट। फिजिबल क्या होता है, पॉसिबल, फिजिबल या स्पॉन्टेनियस एक ही मतलब है, स्पॉन्टेनियस और फिजिबल एक ही बात होती है, ठीक है जी। प्रोसेस होगा कि नहीं होगा ये कौन बता देगा,
कौन बता देगा? थर्मोडायनेमिक्स। होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन होगी, अगर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब कंसंट्रेशन क्या क्या होगी, ठीक है जी। बट कितनी स्पीड से होगा, तेजी से होगा, उसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स कोई भी बात, रेट के बारे में, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात नहीं करता। वो उसके लिए अलग से एक चैप्टर है, दैट इज योर केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स स्पीड होती है ना, ठीक है ना। तो ये चैप्टर अलग से प्लस 2 में, केमिकल काइनेटिक्स। वो बताएगा रिएक्शन किस रेट पे होगा। ये नहीं बताएगा कि होगा कि नहीं होगा, वो कौन बता देगा? थर्मोडायनेमिक्स। सभी ब्रांचेस क्या है? इंटरलिंक्ड है, ठीक है जी। लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लो। और ऊपर से जब आप देखोगे, टेम्परेचर नोट करोगे किसी बॉडी का, तो ये पूरी की पूरी मतलब प्रोसेस मैक्रोस्कोपिक, पूरे के पूरे सब्सटेंस के बारे में, एनर्जी के बारे में बात करेगा। अकेली उसकी एक मॉलिक्यूल की एनर्जी के बारे में बात, ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज के बारे में डील करता है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को इसके अंदर स्टडी, ठीक है जी। बल्क ऑफ मैटर के साथ डील करता है। एक तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को नहीं बताता, और दूसरा पूरा बल्क ऑफ मैटर के ऊपर फोकस करके चलता है। तो ये लिमिटेशन है, आपको क्वेश्चन पूछना है कि लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पॉइंट इधर ही है, ठीक है जी। क्लियर? देख लेते हैं, 2 पॉइंट होंगे इधर। आई विल ट्राई टू फिनिश दिस चैप्टर इन as much as 10 to 12 lectures, ठीक है। The laws of thermodynamics apply only to the matter in bulk, that is macroscopic system, and not to the individual atoms or molecules, ठीक है जी। इतना ही बात बहुत है, बाकी अपने को बकवास करने की जरूरत नहीं, अंग्रेजी जितनी मर्जी लंबी करी जाओ। यानी कि बल्क के साथ डील करता है, अकेले एटम के साथ डील नहीं करता, इन पंजाबी शॉर्ट बात, ठीक है। कैन प्रेडिक्ट ओनली द फिजिबिलिटी, ये बताएगा कि होएगा नहीं होएगा। बट अगला क्या है? अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, ठीक है ना। इस पर्टिकुलर कंडीशन में ये वाला रिएक्शन प्रोसेस होएगा कि नहीं होएगा, बट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द रेट एट विच द गिवन प्रोसेस में टेक, ठीक है जी। हो सकता प्रोसेस हो बट बहुत स्लो हो, ठीक है जी। क्लियर होगी बात? अब कुछ टर्म्स हैं जो कि यूज होती हैं, देख लेते हैं यहां से कि दूसरी। आप ये नोट्स ही बनाना अपनी तरफ से, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है जी। आई विल सेंड यू बोथ द बुक्स, आप वहाँ से मार्क कर लेना, ठीक है, कि क्या क्या आपने अपने अकॉर्डिंग कॉपी में बनाने हैं, ठीक है। क्लास में भी एक, क्योंकि एक किसी बुक में थर्मोडायनेमिक एक पर्टिकुलर बुक में अच्छी तरह से नहीं दिया हुआ, दिस इज द प्रॉब्लम विच आई एम फेसिंग, ठीक है। अब यहाँ से कुछ की टर्म्स निकल के आ जाती हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आप की टर्म्स पढ़ोगे, एक चीज़ होती है सिस्टम, एक चीज़ होती है सराउंडिंग, ठीक है जी। इसके लिए मैं आपको इस बुक पे ले चलता हूँ, बड़ा अच्छा तरह से उसने, ये मेरी फेवरेट बुक है एक्चुअली, फिजिकल केमिस्ट्री की। हाँ क्या इसकी पढ़ेगी ना, मजा आ जाएगा बुक। नहीं मैं पढ़ता ही हूँ ना, सिर्फ मैं और कुछ करता नहीं ना। ठीक है, सिस्टम देखो, सिस्टम की ये देखो, समझ रहे हो कितनी सुंदर डायग्राम बनी। ये ऑथर है, अंग्रेजी बुक है, फॉरेन ऑथर है, ये मजाक नहीं करते। ये बुक अच्छी ऐसी बनाते हैं कि बुक को खोलने का दिल करे। ये नहीं प्रदीप की ब्लैक एंड वाइट, ठीक है, वैसे ही बंदा बंद कर दे, ठीक है। अब देखो तुम जब छोटे होते थे तब तुम ज़्यादा फैसिनेटेड होते थे स्टडीज़ के लिए, क्यों? क्योंकि पिक्चर्स बड़ी होती थी अच्छी अच्छी। अब ये तो एक बुक है ना, फॉरेन ऑथर। लेट मी टेल यू, गो टू दिस बुक, किधर है? अब ये देखो, ये कलरफुल नहीं है क्या? ये ऐसे डायग्राम बने हुए, आग लगी हुई है चूल्हे पे, ठीक है, ये लो कीड़ा आ गया, ये लो वो बंदा वेल्डिंग कर रहा है, ठीक है। क्यों पढ़ोगे? क्यों नहीं पढ़ोगे बताओ? तुम्हारी लाइफ के साथ लिंक कर करके एग्जांपल्स देंगे वो, तो क्यों नहीं पढ़ोगे तुम? ये लो, ये डायग्राम ऐसी बनी है, तुम्हारे बनाओ चिट्टा सा। बातें तुम दादियों जैसी करते बच्चे, देखने का मन करता है छोटी छोटी, ठीक है ना। ये देखो क्लियर है, तो इसलिए पढ़ने का दिल भी करता होता बुक जब अच्छी हो। आप बुक की घटिया उठा लेते हो पर पढ़ने का दिल नहीं करता, तो वो समझ तो आ नहीं रहती, रट्टे बज रहे होते हैं, ठीक है। अब ये देखो, कहता जी एक चीज़ होती है यूनिवर्स, यूनिवर्स में क्या सारा कुछ यही है ना आपके अकॉर्डिंग, यूनिवर्स का कहता है सारा कुछ है। अब मान लो आप छोटा सा, मान लो कोई इंजन ले लिया, ठीक है, ये मान लो कुछ ऐसे कोई वेसल है, ये वेसल,
ये अंदर वाली जो वेसल ट्यूब सी बनी हुई है ना, दिस इज वेसल। इसके बारे में आपने देखा इसकी एनर्जी कैसे चेंज हो रही है, ठीक है जी, क्लियर है। इसके लिए सराउंडिंग क्या होगी, ये वाटर बाथ भी सराउंडिंग है, ये किताब का ये सराउंडिंग है, ये पूरा जो मैं मान लो मेरा कमरा गया, मेरे कमरे में पड़ी हो तो मेरा कमरा भी इसके लिए क्या हो गया, सराउंडिंग। अब कोई यूनिवर्स के अंदर दो पार्ट होते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, ठीक है जी। सिस्टम क्या होता है, सिस्टम वो पार्ट होता है यूनिवर्स का जिसके हम एनर्जी चेंजेस पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या देखेंगे, एनर्जी चेंजेस के बारे में ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। एक फॉर्म ऑफ एनर्जी कैसे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, स्टेट चेंज हो गई है, ऐसे कुछ देखेंगे ड्यू टू एनर्जी चेंजेस, ठीक है जी। अब सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर स्टडी, जिसको हम पढ़ रहे होंगे, विच इज चूजन फॉर थर्मोडायनेमिक स्टडी। और सराउंडिंग, रेस्ट एवरीथिंग बिसाइड सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। सराउंडिंग थोड़ी सी भी हो सकती है और सराउंडिंग बहुत बड़ी भी हो सकती है, ठीक है जी, ये बात आप समझ गए, ठीक है। यूनिवर्स क्या हुआ, यूनिवर्स इज सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इन शॉर्ट ये बनता है। डायग्राम से क्लियर हो गया क्या, नहीं हुआ? अब अंग्रेजी अगर समझ नहीं है तो देख लेते हैं, अंग्रेजी पे चले जाते हैं अब, ठीक है जी। ओके, ये देखो, द रीजन इन स्पेस विच इज स्टडीड फॉर थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट इज नोन एज सिस्टम। पूरी स्पेस में से, अब स्पेस तो कितनी भी हो सकती है ना, इतनी सी भी हो सकती है, इतनी सी भी हो सकती है, इतनी, पूरा यूनिवर्स उठा लो, ठीक है। द पार्ट ऑफ सिस्टम, पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम। अब देखो, एवरीथिंग एक्सेप्ट हिज सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग्स, यही बोला था मैंने। Surrounding is very large, but only part of the surrounding is significant, in which appreciable change is taking place. System plus surrounding is equal to, ठीक है जी। जो चेंज भाई साहब आप सोचो, सराउंडिंग तो बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है जी। अब देखो, जो चेंज तुम्हारा सिस्टम की एनर्जी में आएगा, सिस्टम तो इतना सही है ना, इतने से पार्ट में जो चेंज आएगा वो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इतने सिस्टम के लिए मान लो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ गया, इसके लिए भी थोड़ा सिस्टम यहाँ से मिल जाएगा, हिल जाएगा हिल जाएगा, बट सराउंडिंग में अगर यहाँ पे चेंज आया, इसको फर्क पड़े, सराउंडिंग देखो कितनी बड़ी है, फर्क पड़े, हो सकता है ये चेंज बस इतने में अब्जॉर्ब हो जाए, आगे पता भी नहीं लगे कि चेंज हुआ, ठीक है ना। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, जो ये पॉइंट लिखा हुआ है, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, एनी चेंज टेकिंग प्लेस इन सराउंडिंग इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू चेंज इन द सिस्टम, ठीक है जी, क्लियर है। अब बाउंड्री क्या होती है, बाउंड्री क्या होती है, ये डायग्राम फिर से देख लो, ये बाउंड्री नहीं है, बाउंड्री एक सरफेस होता है, इंटरफेस होता है, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करता है। इट कैन बी रियल, इट कैन बी इमेजिनरी, ठीक है जी। जैसे आप देखो, आपने वाटर रखा हुआ है, ऊपर वाटर वेपर है, तो आपको कोई इंटरफेस दिख थोड़ा रहा होगा, बट देयर इज अ इंटरफेस बिटवीन वाटर वेपर एंड लिक्विड वाटर, इमेजिनरी। इट कैन बी रियल और, दिस इज द पॉइंट, दिस इज द मीनिंग ऑफ द पॉइंट। क्या बोलते हैं ठीक है, बाउंड्री में भी रियल और रिजिड, और रिजिड और नॉन रिजिड का मतलब क्या, अभी मैंने आपको पिस्टन वाली डायग्राम बना के दिखाई थी, हो सकता है पिस्टन मूव कर सकता हो सकता है पिस्टन फिक्स हो, मूव ना करे, रिजिड और नॉन रिजिड, ठीक है जी। बाउंड्री क्या होता है, अब देखो, बाउंड्री के बारे में और पढ़ने से पहले हम कर लेते हैं, सिस्टम पे आ जाते हैं, ठीक है। पहले मैंने आपको बता दिया सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है और बाउंड्री क्या है। बाउंड्री के बारे में अगला पॉइंट पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका सिस्टम है वो तीन टाइप का हो सकता है, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड, ठीक है जी। इसके लिए भी डायग्रामेटिकली चलते हैं, ये बकवास जो अंग्रेजी में लिखी है वहां से अपने को पता लग जाएगी, ठीक है जी। अब देखो, नोट करो तीनों चीजों, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड, क्या फर्क है। ओपन में क्या रखा हुआ है, ये मान लो गर्म पानी रखा हुआ है, चाय का कप है, जैसे चाय बनाते हो आप, ठीक है जी। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वेपर उठेंगे, बाहर चले जाएंगे, वेपर का कुछ वजन भी होगा, यानी कि मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है, और क्या एनर्जी, और क्या हो रही है, एनर्जी भी
एक्सचेंज हो रही है, क्योंकि हीट भी ले जाएगा वो साथ में, यहाँ से भी एनर्जी निकल जाएगी, धीरे धीरे बर्तन ठंडा हो जाएगा ना। और यानी कि ओपन सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जो कि एनर्जी भी एक्सचेंज कर सके और मैटर भी। अगर मैं उसके ऊपर लिड लगा देता हूँ, हीट तो एनर्जी तो रिलीज चेंज हो जाएगी, बट मैटर क्या है, अंदर ही रहे। क्लोज सिस्टम डज नॉट एक्सचेंज मैटर। अब मैं उसको थर्मोस फ्लास्क में रख देता हूँ, ये चाय मैंने किस में डाल दी है, थर्मोस फ्लास्क में, ठीक है जी, बंद भी कर दी है, ना मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, तो दिस इज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है जी, बात क्लियर होगी कितने टाइप। सर थोड़ा बहुत तो बाहर निकल जाती है हीट, फिर भी तो फिर किसने बोला, आइसोलेट अगर आप प्रॉपरली आइसोलेटेड लोगे तो ऐसा नहीं होगा। तो फिर नहीं और ऐसा सिस्टम बनाना क्या है, possible। है ना, देयर इज इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट 100% एफिशिएंट कोई भी चीज़ है, मशीन है, ठीक है ना। ऐसा बन जाए तो भाई जो एक बार चाय बना के रख चलो, ठंडी ना होवे 8 घंटे 10 घंटे, क्योंकि धीरे धीरे वो, क्योंकि वो ऐसा एक्सचेंज क्यों हो जाता है, बिकॉज उसमें जो एयर गैप होता है उसमें से मैटर धीरे धीरे क्या है, निकलता जाता है। ठीक है जी, वो अब अगर आप देखो, एक आती थर्मोस फ्लास्क 200 रुपए की, एक आती 900 रुपए की मिल्टन की, 900 रुपए लगती है 9 घंटे गर्म, ठंडा हो जाता है ना, 9 घंटे के बाद हो ही जाता है, 9 घंटे तक स्लो नौ कर घंटे, दिया हमने काम, है ना। इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ इंसुलेशन। ठीक है जी, रिश्ता भाई सोच नहीं, समझ लगी, चलो समझ लगी है। तो पॉइंट टू बी नोटेड इज, देख लो क्या लिखा हुआ है, ओपन सिस्टम की एग्जांपल भी आपको पता है, आइसोलेटेड सिस्टम की एग्जांपल पता है, और क्लोज सिस्टम की एग्जांपल भी आपको पता है, दिमाग में आपने सुनी है, देखी है, घर में देखी है रोज। ठीक है जी, मास एक्सचेंज पॉसिबल, ठीक है, मास एक्सचेंज नॉट पॉसिबल, बट एनर्जी एक्सचेंज पॉसिबल। आइसोलेटेड कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है, ना एनर्जी ना मैटर। ठीक है जी, क्लियर है जी। अब देखो, लेट अस गो अहेड। ठीक है जी, नानी हाउस। अब देखो, ओपन सिस्टम के अंदर थर्मोडायनेमिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, एनर्जी चेंज। यहाँ पे क्या एक्सचेंज हो रहा है, मास भी एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है जी, अर्थ इज एन आइसोलेटेड, कैन बी ट्रीटेड एज आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना, एनर्जी तो अर्थ के अंदर हो रही होती चेंज, बट मास थोड़ा चेंज हो रहा है। ठीक है, यूनिवर्स भी आप सोच सकते हो आइसोलेटेड सिस्टम का। ठीक है, तरह एग्जांपल। अब एक बात आपने नोट करनी है, क्या, बाउंड्री के रिगार्डिंग एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये देखो, बाउंड्री एक इंटरफेस है जहां पे एनर्जी और मैटर एक्सचेंज होती है। आपको पता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में दो चीजें एक्सचेंज हो सकती हैं, मास और एनर्जी। और वो कहाँ पे होती है, जो आपकी हीट ट्रांसफर होनी है ना, वो भी कहाँ पे होनी है, अक्रॉस दी इंटरफेस, बाउंड्री के अक्रॉस ही होना है। वर्क जो होता है वो भी कहाँ पे होता है, बाउंड्री पे ही होता है। ठीक है, ठीक है, पिस्टन मूव करेगा तो ये तुम्हारा सराउंडिंग है, ये तुम्हारा सिस्टम है, वर्क भी यहाँ पे हो रहा है, और आपका जो हीट है, हीट एक्सचेंज भी बाउंड्री पे ही होना है। ये देखो, द इंटरफेस एट विच मास एंड एनर्जी आर और मे बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। की डेफिनेशन क्या होती है, इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, बाउंड्री क्या है, डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करा है कि द इंटरफेस एट विच मास एंड एनर्जी मे बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। यानी कि एक बात इसको बोलने की ये है कि ये जो आप सोचते हो ना, आपको पता है सिस्टम के अंदर क्या एक्सचेंज हो सकता है, एनर्जी भी एक्सचेंज हो सकती है, और क्या एक्सचेंज हो सकती है, ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है, ये भी बाउंड्री है। ठीक है जी, जो भी एक्सचेंज होना है एनर्जी का बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, वो कहाँ पे होना है, बाउंड्री पे ही होना है। समझ लग गई है, क्लियर है। अब ये देखो, आगे बात जो तुमको बोलनी थी, एक बात मैं तुमको बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ, डायग्राम के थ्रू ही शो करेंगे, खत्म करने लगेंगे क्लास। अब देखो, अब ये देखो,
वर्क भी क्या है, अब जब एनर्जी ट्रांसफर करेगा तो आपको पता है, जब ये मान लो पिस्टन लगा हुआ ऊपर, ये पिस्टन लगा हुआ, ये पिस्टन कब मूव करेगा, जब आपकी गैसेस सारी एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रही होंगी, ठीक है ना। ये देखो, वर्क इज ट्रांसफर दैट कॉजेज और यूटिलाइज यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एटम इन द सराउंडिंग, ठीक है जी। वर्क तभी होता है जब सारे के सारे एटम्स एक ही डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मोशन के कारण वर्क होता है, ठीक है जी। और हीट कब होती है, हीट में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हीट कर दिया है, ये लो, ये डायग्राम दिख रही है, किसी भी डायरेक्शन में हीट लूज करेगा ना वो पिस्टन, तभी ऊपर, तो ऊपर पिस्टन तभी मूव करेगा जब सारे के सारे एटम किधर किधर मूव कर रहे होंगे, ऊपर की तरफ ही मूव कर रहे होंगे, वन डायरेक्शन नहीं, ऊपर की तरफ। समझ लग गई, इतना भी रटा नहीं मारना, वन डायरेक्शन, ठीक है जी, समझ लग गई है। सारे के सारे एटम अगर एक ही डायरेक्शन, यानी कि वर्क किसके कारण होता है, वर्क में जब मोशन होती है, अगर एटॉमिक लेवल पे देखा जाए तो कैसे ट्रांसफर होता है एनर्जी का, जब सारे के सारे एटम्स क्या कर रहे होते हैं, एक ही डायरेक्शन में मोशन कर रहे होते हैं। और हीट के अंदर जब एक्सचेंज होता है तो देयर इज रैंडम मोशन, ठीक है जी। और इसी का कारण होगा, सिर्फ जब आप एंट्रोपी कैलकुलेट करोगे ना तो आप सिर्फ क्यू देखते हो, आप डब्ल्यू नहीं देखते। एस का, डेल्टा एस का फॉर्म होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी, उसमें डब्ल्यू नहीं देखते, ठीक है जी। यू कैन इंक्रीज एंट्रोपी बाय एस इज एंट्रोपी मेजर ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस क्यों आएगी, जब आप कोई ऐसा फैक्टर डालोगे जो रैंडमनेस के लिए अकाउंट करे। डब्ल्यू तो रैंडमनेस लेके आता नहीं, वो तो यूनिफॉर्म मोशन लेके आता है, तो डब्ल्यू इज नेवर अकाउंटेड फॉर कैलकुलेटिंग रैंडमनेस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी को पूछोगे ना डेल्टा इसका फॉर्मूला क्यू रिवर्सिबल बाय टी क्यों होता है, डब्ल्यू को नहीं काउंट करते, वाई वर्क इज नॉट काउंटेड, एंट्रोपी के लिए। हाँ, तो एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस। तो आप रैंडमनेस मेजर करने जा रहे हो तो वो चीज़ तो उसको कंट्रीब्यूट करती ही नहीं है। समझ लग गई है, ये की पॉइंट्स हैं जो कि स्टार्टिंग में अपने को पता होने चाहिए, ठीक है। लेट अस थिंक एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम डिफाइन द स्टेट ऑफ एनी। प्रॉपर्टी क्या होती है, जो कि मान लो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की क्या वैल्यू है, जो कि स्टेट को डिफाइन करेंगी, ठीक है जी। ऑफ एनी सिस्टम। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दो तरह की हो सकती है, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की होती है जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जितना सब्सटेंस ज़्यादा होगा उतनी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितना सब्सटेंस कम होगा उतना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेट, जब आप छोटे थे तो वेट कम था, अब बड़े हो गए, एलिफेंट हो गए हो, ठीक है, तो वेट बढ़ गया है, ठीक है जी। वॉल्यूम छोटे होते थे कम था, अब बड़े हो गए, वॉल्यूम फैलते जा रहे हो, है ना, ईगो तुमसे ज़्यादा फैल रहा है, ठीक है। और एक वो गाना अच्छा बना ना, लेंथ हाइट, है ना, फैल रहे हो, लंबे हो रहे हो, एक्सटेंसिव होगी नहीं एरिया, ठीक है जी। इंटरनल, जितनी भी तुम यहाँ पे पढ़ोगे, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी क्या है जी, अगर ये पर मोल नहीं है तो ये सारी क्या होगी, एक्सटेंसिव। आपने देखना पर मोल दिया है कि सिंपल दिया है, क्योंकि पर मोल जब दे दिया ना कि एक मोल में एक चीज़ की क्या होगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई साहब हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्स टू रेज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर थोड़ा होगा तो उसके लिए हीट कम लगेगी, अगर ज़्यादा होगा तो उसके लिए हीट क्या होगी, ज़्यादा लगेगी। हीट कैपेसिटी, अगर मैं बोलूँ मोलर हीट कैपेसिटी, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, अगर 1 मोल मैं उसका कभी भी लूँ, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जाम्पल 1 मोल आयरन का लूँ, उसकी हीट कैपेसिटी क्या रहेगी, सेम, क्योंकि मैंने डिफाइन कर दिया, पर मोल कर दिया, ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम भी तुमने पढ़ा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या, जो अमाउंट्स की इंडिपेंडेंट नहीं, अमाउंट से क्या इंडिपेंडेंट, और किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, ठीक है जी। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो पता नहीं चाहिए। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जैसे बोलो मास पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी होती है, किसी भी चीज़ की डेंसिटी क्या होती है, कॉन्स्टेंट ही होती है। चाहे आप वाटर 1 किलो लो, चाहे वाटर आप 200 किलो लो, तो डेंसिटी तो आप क्या रखते हो, सेम। यानी कि मास भी आपका क्या था, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी थी,
वॉल्यूम भी आपका क्या था, एक्सटेंसिव। एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को से डिवाइड कर दो तो आंसर क्या आता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने बोला हीट कैपेसिटी क्या है, एक्सटेंसिव। पर ग्राम बोलूं, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेंपरेचर 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय, पर ग्राम हो गई ना, तो वो क्या हो, स्पेसिफिक हीट इज इंटेंसिव, हीट कैपेसिटी इज एक्सटेंसिव। ठीक है जी, ये बात याद रखना। ठीक है, कोई भी चीज ले लो आप। अब देखो फोर्स, जितना ज्यादा फोर्स होगा, फोर्स क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, जितना मास ज्यादा होगा उतना फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है जी, अगर मैं बोलूं प्रेशर, वो क्या रहेगा, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स क्या तुम्हारा, एक्सटेंसिव। एरिया क्या तुम्हारा, एक्सटेंसिव। पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट। अब प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक लेके चल रहे हो, एटमोस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट ही मान के चलते हो ना, इंटेंसिव। वो इस पर थोड़ा डिपेंड करता है, आज ठंडी ठंड है गर्मी। ठीक है जी, नो डाउट हाइट के साथ चेंज करता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है जी, तो ज्यादा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को दूसरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से डिवाइड कर दो, तुम्हारा क्या आ जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। पर यूनिट चीज कर दो ना, तो वो क्या आ जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। सरफेस टेंशन क्या होता है, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द। ठीक है, सरफेस टेंशन यही होती है। ठीक है, किसी भी लिक्विड के सरफेस के पर यूनिट लेंथ जो फोर्स लग रही होगी, परपेंडिकुलर, ये लिक्विड है सरफेस, उसके परपेंडिकुलर जो फोर्स लग रही होगी, ये जरूरी नहीं परपेंडिकुलर ऐसे ही होगा, मैंने परपेंडिकुलर ऐसे दिखा सकता हूँ ना यहाँ पे, इसलिए ऐसा दिखा रहा हूँ। ठीक है जी, फोर्स ये पर एक यूनिट लेंथ, ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर पे परपेंडिकुलर कितनी फोर्स लग रही है, दैट इज योर सरफेस। तो वो क्या होगी, पर फोर्स क्या होगी, एक्सटेंसिव। लेंथ क्या है, एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, क्लियर हो गई है। और एक पॉइंट मैं सच यहाँ पे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिक्स कर गया। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर एडिटिव इन नेचर, ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे अगर अमाउंट बढ़ गया तो ऐड कर दो, अमाउंट कम हो गया तो सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है जी, ठीक है जी, ये चीज हो गई। अब आगे देखते हैं। लो जी, हीट कैपेसिटी पर मोल क्या होगी, इंटेंसिव पर मोल। तो मैंने बोला था ना, पर मोल अगर डिफाइन कर दिया तो क्या हो गया। ठीक है जी, आपने यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी करनी है, यू पढ़ना है। यू इस, यू और ई, इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। ये किसका सिंबल है, ठीक है जी। इसके बाद आपने पढ़ना है एच, एच इज एंथैल्पी। ठीक है जी, इसके बाद आप यहाँ पढ़ोगे जी, जी इज गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है जी, उसके बाद पढ़ोगे एस, एस इज एंट्रोपी, एस इज एंट्रोपी। ये सारी प्रॉपर्टी जितनी भी हैं सारी क्या एक्सटेंसिव, जितनी प्रॉपर्टीज आप यहाँ पढ़ोगे ये क्या है जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है जी, अब ये प्रॉपर्टीज जो है इनको आगे बोलते हैं वेरिएबल है कोई, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होते हैं, जो कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। नहीं, जो स्टार्टिंग में स्टेट क्या थी और फाइनल में स्टेट क्या है, ऐसे जो स्टेट फंक्शन क्या होगा, जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा। यानी कि ए और बी पे, ए में क्या था, बी, ए पे क्या वैल्यू थी और, ठीक है जी। अब आप ए से बी या स्ट्रेट लाइन से आओ, चाहे आप ए से बी, ओए अब ए से बी तुम यहां से जाओ, चाहे यहां पहाड़ से गुजर के जाओ, जो वैल्यू होगी किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ रास्ते के ऊपर डिपेंड। दैट काइंड ऑफ वेरिएबल्स आर कॉल्ड एज, वेरिएबल दो तरह के, स्टेट एंड पाथ, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। ऐसा चीज जो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं, दे आर कॉल्ड स्टेट फंक्शंस। ठीक है जी, और जो पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगी वो क्या होंगी, पाथ फंक्शन। ठीक है जी, वर्क और हीट जो है वो पाथ फंक्शन है। अब आप बोलो, आपको मैं बोलूँ ये सीट यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे तुमको मैं दो तरीके दूँ, टक 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 टक, एक पौड़ी चढ़ के जाना है और एक तुमने लिफ्ट लेके जाना है।
वर्क कहाँ पे दोनों में सेम होगा डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। हीट चेंज दोनों में सेम होगा डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। क्लियर है जी? वर्क एंड हीट आर पाथ फंक्शंस, बाकी सारा कुछ क्या है? स्टेट फंक्शन, जो भी यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है जी, सिंपल सी बात। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन, गिब्स फ्री एनर्जी स्टेट फंक्शन, एंट्रोपी स्टेट फंक्शन, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये ए क्या होता है? वर्क फंक्शन। ये वर्क नहीं है, वर्क फंक्शन। जैसे जी होता है वैसे ए होता है। ठीक है जी? ठीक है जी? जी होता है एच माइनस टी एस और ए होता है यू माइनस टी एस। इंटरनल एनर्जी में से टी एस माइनस कर दो। ठीक है जी? क्लियर है? दिस इज वर्क फंक्शन। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। पाथ फंक्शन क्या होता है? जो भी द प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द स्टेट एज वेल एज द प्रोसेस बाय विच स्टेट हैज बीन अचीव्ड। पाथ के ऊपर डिपेंड करेंगे। कौन कौन से पाथ फंक्शन है? डब्ल्यू एंड क्यू। ठीक है जी? एक साइक्लिक प्रोसेस है, मान लो। साइक्लिक प्रोसेस को थर्मोडायनेमिक्स में ऐसे दिखाया जाएगा, मतलब क्या? इंटीग्रेशन ओवर द एरिया। इंटीग्रेशन एरिया की होती है ना, है ना? इंटीग्रेशन करो तो एरिया मिल जाता है आपको। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या होगा? गोल ऐसा बना हो जैसे दिस इज रेफरेंस टू साइक्लिक प्रोसेस। मतलब ए से आपने बी पे गए और बी से वापस ए पे आ गए, कहते चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल दो। यहाँ से गए E1 गए, यहाँ पे एनर्जी E1 थी, इंटरनल एनर्जी यहाँ पे आके E2 हो गई, वापस यहाँ पे आ गए तो क्या होगी? E1। तो डेल्टा E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। समझ लगी निशिता? लगी क्या नहीं? अगर H1 यहाँ पे एंथैल्पी की वैल्यू है, यहाँ पे H2 है, ठीक है जी, फिर से यहाँ पे आगे वापस फिर से वैल्यू क्या होनी चाहिए? ए पे आने पे एच क्या वैल्यू? H1 होनी चाहिए, H2 होनी चाहिए? H1। यानी कि डेल्टा एच क्या होना चाहिए? 0। डेल्टा एच क्या होना चाहिए? जितने भी स्टेट फंक्शन है, ठीक है जी, अगर उनको साइक्लिक प्रोसेस के लिए उनकी वैल्यू फाइंड करोगे तो वो क्या आएगी? 0। दिस इज इन शॉर्ट स्टेट फंक्शन लिखा। ऐसा रेफर्स टू। और अगर मैं साइक्लिक प्रोसेस के लिए पाथ फंक्शन की बात करूं, दैट मे और मे नॉट बी इक्वल टू 0। जनरली नॉट इक्वल टू 0 होता है। कुछ ना कुछ तो काम हुआ ही ना भाई साहब। इतना घूम काम पे आओगे, काम तो करोगे ही। समझ लग गई? तो दिस इज द पॉइंट टू बी नोटेड। ये लिखा हुआ स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस के लिए क्या होता है? ठीक है जी? कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट फंक्शन, ये बकवास मारी, ये जो मर्जी बोलता रहे। ठीक है, इतना भी अपने को शॉर्ट में चलना है ये, क्योंकि हम करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। एक बहुत अच्छा चैप्टर है, इसको हम इन जितना शॉर्ट करके चलें उतना अच्छा है, क्योंकि लास्ट से मैंने इसको बड़ा 1 महीना लगा दिया था पढ़ाने में। बट मैं देख रहा हूँ कि क्लास +1 इज़ नीडेड जस्ट फॉर कंपटीशन। तो हम इसको कहाँ पे करें? कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही काम करें। जितना आपको क्लास के लिए चाहिए उतना बहुत है। थ्योरी उससे ज़्यादा थ्योरी अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी? की पॉइंट्स लेके चल पड़ेंगे अपने साथ। तो देख लो, देखो ये लिखा हुआ है स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस के लिए उसकी क्या वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। पाथ फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? नॉन जीरो आएगी। डब्ल्यू विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है जी? क्लियर हो गया? अब आगे हम बाकी क्या करेंगे? कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी? देख लो एक बार क्या क्या पढ़ लिया हमने।